जाना था जापान, पहुंच गए चीन। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मेरे साथ में भी हो गया। हाँ, जापान और चीन जितना फासला तो नहीं है, लगभग कुछ 200 किलोमीटर का है। हुआ ये कि मुझे जाना तो था कानपुर, पर किसी ने मुझसे कहा कि मियाँ, अगर आप गंगा किनारे सफ़र कर रहे हैं तो कानपुर से पहले फर्रुखाबाद और कन्नौज ज़रूर जाइएगा। छोटे शहर हैं मगर इतिहास और चरित्र बहुत बड़ा है। तो मैंने भी सोचा कि हाईवे पर तो सभी जाते हैं, क्यों ना थोड़ी ऑफ रोडिंग की जाए। वैसे भी हमारा देश ऑफ रोड्स में ही तो बसा है। तो लीजिए, मैं पहुंच गया फर्रुखाबाद। अब हर शहर की, हर गली की, हर गांव की एक ऐसी खास चीज़ होती है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। जैसे रायगढ़ के हापुस आम, इलाहाबाद के अमरूद, कश्मीर के सेब, नागपुर के संतरे, ठीक उसी तरह फर्रुखाबाद जाना जाता है अपने आलू के लिए। जी हाँ, ठीक सुना आपने और सही देख रहे हैं आप। इस समय मेरे इर्द गिर्द चारों ओर सिर्फ आलू ही आलू हैं। नमस्कार, आ जाओ, आ रहा हूँ। आओ। आलू। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा फर्रुखाबाद के मशहूर आलू के भिन्न रूप, खेतों से मंडी और मंडी से आलू की चाट तक का सफर। देखूंगा हाथ का करिश्मा, फर्रुखाबाद के जरी की कारीगरी का कमाल। और आगे स्वाद उठाऊंगा फर्रुखाबाद की फेमस दाल मोठ का। जाऊंगा खुशबू के शहर, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कन्नौज, और टेस्ट करूंगा व्रत में खाए जाने वाले गट्टों की मिठास। नरोरा से मेरे अगले पड़ाव फर्रुखाबाद की दूरी है लगभग 190 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार। अनुज जी, ये बताओ कि इतने आलू मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। आप लोग बोर नहीं जाते आलूओं को देख देख के? नहीं तो ऐसा सुबह शाम दिन रात सिर्फ आलू ही नजर आते हैं। हमारे यहाँ आलू होता ही है तो हम लोग क्या करें, तो देखना हमारा बड़ी लोग खुशी की बात है, मैंने इतने आलू कभी देखे नहीं जिंदगी में। अच्छा बताइए, आलू की कितनी किस्म की वैरायटी है? आलू की 8 किस्म की वैरायटी होती है। नाम बताइए। 37 97 37 97। ये साइज के ऊपर होता है क्या? नहीं, साइज के बिना खाने में अच्छा होता है। 37 97, वाह वाह। और सुनाइए। चिक सोना। चिप सोना, वाह, ये कैसी वैरायटी होती है? ये भी खाने में बेस्ट चिप वैरायटी। सोना आपने बोला था, लगता है कि कोई बहुत ही खास ही वैरायटी होती है। खास वैरायटी होती है इसके खाने में। और बताइए। और न्यू हाईलैंड। न्यू आइलैंड, ये तो बड़ा अंग्रेजी नाम है। ये भी अंग्रेजी नाम है, मगर ये खाने में और पैदावार में दोनों में बढ़िया है। तो जाता है अंग्रेजों के पास ही जाता है क्या? नहीं, तो? ये अपनी यहाँ मंडियों में जाता है। तो क्या इस्तेमाल होता है उसका? इसका इस्तेमाल होता है खाने में, इस्तेमाल होता है चिप्स बनते हैं इसके। अच्छा, वो जो वेफर, जो पोटैटो चिप्स मिलते हैं अपने को मार्केट में प्लास्टिक में। कमाल है, हमारे लिए आलू आलू रहते हैं सिर्फ। हमने कभी आलू की कभी सोचा नहीं था कि इसके नाम भी अलग अलग से। हम लोग आलू की सब्जी खाते हैं, आलू का पराठा खाते हैं, आलू के पकौड़े खाते हैं। ऐसी कोई चीज़ें जो हम लोग नहीं खाते और आप लोग खाते हैं आलू का बना के? हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे पापड़ी है। पापड़ी क्या हुई? आलू पापड़ी इसके आलू के छोड़ के फोड़ के किए जाते हैं। हाँ, ये मुझे खाने को कहाँ मिलेगा? खाने को आपको मिल जाएगा मंडी में, जो भुन के मिलेगा, जो बेस्ट होता है चिक सोना। हाँ, वो इस बार आपको मंडी में मिलेगा भुना हुआ। तो अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप मेरे साथ चलें मंडी तक, तो चलेंगे? चलेंगे, हमें क्या चलेंगे। ये हुई ना, ये हमारे देश है। हमारे गांव के लोग कितने शरीफ और कितने हेल्पफुल होते हैं। चलिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यातायात के हर साधन को ट्राई करूंगा, तो आज का कुछ सफ़र इस ट्रैक्टर पे कटेगा। नहीं घबराइए मत, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ इस पगडंडी पे चलाऊंगा। चलाएंगे तो आप ही चलाएंगे। अब अगर ट्रैक्टर चलाना है तो उसके रंग में रंगे बिना तो मजा आएगा नहीं। तो लीजिए, बांध लिया पटका। हो गया ना बराबर?
मेरे देश की धरती आलू उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती आलू उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। आज आलू की मंडी में पहली बार मेरा आना हुआ है। आपको पता है, फर्रुखाबाद में 8 मिलियन टन आलू पैदा होता है हर साल और फिर यहां से वो देश विदेश में भेजा जाता है। आपके हमारे घरों में जो आलू बनता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहीं इसी मंडी से जाता है। आलू की गंगोत्री है फर्रुखाबाद। मैं पहली बार आलू की मंडी में आया हूँ। अच्छा हाँ, ये बताना, हरे आलू फेंक देते हैं क्या? नहीं नहीं, इसके चिप्स बन जाते हैं। हरे आलू के? पर हरा आलू कहते हैं तो बचपन से ऐसा है कि हरा आलू जो है वो खराब हो जाता है, मगर इसका केमिकल डाल के इसको हरापन, इसका यानी कड़वापन दूर हो जाता है और इसके चिप्स बनते हैं। मेरे सामने ये आलू को रेत में भून रहे हैं। सुना तो मैंने भी कि रेत का भुना हुआ आलू और जंगल में खड़ा हुआ भालू, दोनों के जलवे अलग ही हैं। तो आलू के आपने कई तरह के व्यंजन खाए होंगे, कई तरह की प्रिपरेशन देखी होंगी, लेकिन फर्रुखाबाद में आलू खाने और खिलाने के कुछ अजब और कुछ गजब तरीके हैं। जैसे कि ये भुना हुआ आलू है ना, यही है भुना हुआ आलू, एकदम मशहूर, बड़ा मशहूर है भैया आपका भुना हुआ आलू। कैसा बनाते हो ये? ऐसे तो मूंगफली बनते हुए देखा मैंने। तो मूंगफली की तरह बनता है ये आलू। मूंगफली की तरह बनता है। आलू आए, आलू को अपनी रेती में डाला, पकाया, नमक वमक डाला और खिला दिया। क्या बात है। तो जब खाते हैं तो रेती मुंह में नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, इसको छान लिया जाता है छलने से। क्या बात, कैसा करते हो जरा दिखा दो एक बार। से ये ना, इसके जो ऊपर वाला पपड़ा होता है ना, वो भी चला जाता है। अच्छा, वो छिल भी जाता है? हाँ, छिल भी क्या गजब तरीका है। देखो, आपने इसको भूना, इसको तो उसको छीलने की जरूरत नहीं, छिलका अपने आप निकल जाता है। भाई वाह, हमारे देश में कमाल कमाल की रेसिपीज हैं। तुकबंदी को अब जरा विराम देते हैं और चखते हैं ये आलू, जो कि परोसा गया है हरी तीखी चटनी के साथ। मजा तो आया, मजा तो आया। अब या तो एक आलू का मजा है या मिट्टी का मजा है, पता नहीं, ये है बहुत टेस्टी। आज तो दिन ही खाने पीने का है भैया। अभी रेत में भुना हुआ आलू का जायका लिया और अब खड़ा हूँ आलू की पापड़ी खाने। पपड़ी पापड़िया पापड़ी पापड़ी, तो ये पापड़ी हुई। हाँ, ये पापड़ी हुई, ये आलू। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ कि ये है क्या क्या चीज़। तो बना दीजिए। ये है आलू, चने, प्याज, टमाटर। देखिए तो सही, क्या मसालेदार पापड़ी बन रही है। देखकर ही मुंह में पानी आने लगा है। स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड कुछ भी हो, इसमें ज़रा सोचना नहीं चाहिए आपको कि मैं कहाँ हूँ, चौराहे पे हूँ। आपको सिर्फ स्वाद के बारे में सोचना चाहिए, है ना। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल मेरे छोटे भाई का भी नाम है। लीजिए, आ गई मेरी पापड़ी प्लेट मेरे हाथ में। गजब। मुंबई की सेव पूड़ी, दिल्ली की चाट पापड़ी और फर्रुखाबाद की आलू पापड़ी चाट का कोई जवाब नहीं। मजा आ गया, मजेदार, लज्जतदार। मैं निकलता हूँ यहाँ से। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि फर्रुखाबाद में बस आलू ही होता है? आलू के अलावा तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। अगर आपकी सोच इस दिशा में जा रही है तो प्लीज उसे रोकिए, क्योंकि फर्रुखाबाद ना केवल आलू के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के लहंगे भी बहुत मशहूर हैं। फर्रुखाबाद का एक हुनर है जो कि लड़कियों और महिलाओं में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसे जरदोजी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मेरा वास्ता जरदोजी के साथ में पड़ता नहीं है, तो मुझे इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन इसके बारे में जिन्हें जानकारी है, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि जरदोजी होता क्या है। जरदोजी का मतलब होता है सोने के तारों को या चांदी के या सिल्वर के तारों को उसके साथ सीना, जरी को सीने को जरदोजी बोलते हैं। तो और कहाँ जरदोजी का इस्तेमाल होता है? जरदोजी का जो चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ, जो प्रोडक्शन होता है, लहंगा मेन चीज़ तो है, जो शादियों में ज़्यादातर अमूमन लहंगे चलते हैं। उसके बाद साड़ी है, सूट है,
और दुपट्टा है, ड्रेसेस बन रही हैं आजकल। हम ये भी देख रहा हूँ बहुत से लोगों के यहाँ चश्मे लग गए हैं जी, मतलब कि बहुत ही प्रिसिशन का काम है। बहुत बहुत इसमें चमक पड़ती है आँखों पे, तो चमक की वजह से लोगों की आंखें वीक हो जाती हैं। फर्रुखाबाद में कितने सालों से, कब से ये काम चल रहा है? पहले उस्ताद कल्लू काले खां हुए हैं जी। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे 1962 में कारखाना लगाया जी। हमारे यहाँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये कहिए ये जो एक फील्ड है, क्या ये डाइंग है? मतलब यंगस्टर्स जो हैं क्या वो इसकी उनका इस प्रति रुझान है? नई जनरेशन आ रही है, वो या तो सर्विस करना चाहती है या किसी अपने शोरूम पे सेलमैन वगैरह बनना पसंद करते हैं, लेकिन कारीगर बनना पसंद नहीं करते। अब ये समझ लीजिए कि लगभग 11 घंटे काम करने पर कारीगर को सिर्फ 270 या 280 रुपए मिल पाते हैं। सुना आपने, एक कारीगर दिन भर करते हैं, 11-12 घंटे काम करते हैं बारीकी का, और उसके बाद सिर्फ 200-300 रुपये उनको मिलते हैं। तो अगली बार जाएं तो इतनी ज़्यादा मांडवली, इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें। जी, ये बटर पेपर पे पहले जो होता है उस पर डिज़ाइन बनाते पेंसिल से जी। उसके बाद वो गुदाई होती है उसकी, उससे छपता है, छपाई के बाद काम चालू होता है। हुनर की रंगत, मेहनत का पसीना, हाथ का करिश्मा, हर एक लहंगे को नगीने की तरह तराशते ये हाथ। अगर आप ये मंजर देख लो तो आपके मन में इस कारीगरी के लिए इज्जत लाख गुना बढ़ जाएगी, जैसा आज मेरे मन में बढ़ गई। तो ये आपने कहा कि ये डिजाइन बन रहा है? जी जी, बिल्कुल ऐसा कैसे? एग्जैक्टली एज इट इज। सॉरी, इस लहंगे को बनने में कम से कम 1.5 महीना लगेगा। 1.5 महीना लगेगा। जी जी। आज से पहले जब कभी भी ऐसी किसी दुकान पर गया तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि एक एक लहंगे के पीछे कितनी एकाग्रता, बारीकी और कला का संगम है। ये कली लहंगे की एक है, इसकी 10 अच्छा। कलियां जुड़ती हैं तो एक लहंगा बन जाता है। अच्छा, ये कली इतनी भारी है, 10 कलियां जुड़ने के बाद कितना भारी होगा? इस तरह से जैसे ये दिखा हाँ। कली जुड़ी हुई। करेक्ट। जी। तो ये कहाँ पे, सिर्फ इंडिया में ही है या बाहर भी भेजते हैं? नहीं, इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट भी होता है ये, अच्छा। और एक्सपोर्ट यूके जाता है माल, यूएसए जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जहाँ श्रीलंका। जी, जहाँ एशियन है वहाँ जाता है ये। अच्छा। जब आप एक प्रोसेस देख लेते हैं, जब आप जान जाते हैं कि जो आप देख रहे हैं उसके एक एक धागे में कैसे किसी ने अपनी कला पिरोई है, तो आपके देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हमारे यहाँ फिल्मी इंडस्ट्री में भी बहुत लहंगे जाते हैं बन के, और जो फिल्म देवदास थी उसमें ऐश्वर्या राय या माधुरी दीक्षित ने जो लहंगा पहना था वो भी यहीं फर्रुखाबाद का हमारा बना हुआ था। जो मैं देख रहा हूँ वो जादूगरी है, और ये लहंगों पर खिली जादूगरी हमारी फिल्मों की हीरोइन से लेकर देश विदेश तक जाती है। लहंगों का एक्सपोर्ट फर्रुखाबाद से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। मैं अब एक खूबसूरती से दूसरी खूबसूरती की तरफ जा रहा हूं। गंगा की खूबसूरती को कैसे सरकार बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, ये जानने मेरे सामने कल कल बहती धारा को स्वच्छ रखने में नमामि गंगे अभियान का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो बड़े बड़े कुंड नजर आ रहे हैं, हाँ, तालाब पॉन्ड नजर आ बने रहे हैं, हुए हैं। पॉन्ड हाँ, बने हुए हैं। जी, ये पॉन्ड है क्या? ये ऑक्सीजन पॉन्ड है। इसमें डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फतेहगढ़ शहर का यहाँ आता है, और अच्छा। यहाँ ऑक्सीडाइज होकर ये साफ होकर के आउटलेट से सिंचाई के लिए चला जाता है। मतलब ये घरेलू तो प्रवाह पानी STP है। कहते हैं ना, हाँ, इसको? STP कहते हैं। STP कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ, ये मैंने ऊपर भी देखा, गंगोत्री में भी देखा, बहुत जगह देखा मैंने। ये 1991 में जी। गंगा एक्शन प्लान के तहत बना था। 2.7 लाख लीटर हाँ। प्रतिदिन की क्षमता का हाँ ऑक्सीडेशन पॉइंट बना हुआ है, जिसमें से 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। हाँ। दो प्राइमरी पॉइंट, प्राइमरी, एक सेकेंडरी पॉइंट है। सेकेंडरी पॉइंट से आउटलेट होता है जो किसान लोग अपने इरिगेशन पर्पज के लिए सिंचाई में यूज कर लेते हैं। फसल के लिए अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम है सर। अरे कम पड़ जाता है, किसान कहते हैं और दो पानी। तो मतलब ये सारा कचरा यहाँ पर आता है, फतेहगढ़ शहर का, फतेहगढ़ के शहर का कचरा यहाँ पे आता है, जो भी सुवेज ट्रीटमेंट जो सुवेज पाइप में जो आता है वो यहाँ पे आता है। उसको आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, स्वच्छ वापस बना Naturally देते हैं। treat होता हाँ, नेचुरली ट्रीट होता है। तो इसमें वो एरोबिक बैक्टीरिया, हाँ। वो जैसे लाइक फंगी, प्रोटोजोआ, हाँ। इस टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, वो सन के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो डिके करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं उसको डिके करने के बाद इट पासेस फ्रॉम हेयर टू हेयर। भविष्य में 5 MLD का हम लोग और बढ़ा नमामि रहे हैं गंगे के तहत 5 MLD का SBR मेथड से और बढ़ा रहे हैं, STP बना रहे बड़ा हैं। कर रहे हैं। अच्छा, ये तो काम ये समझिए STP का हो रहा है। जी,
और भी कोई काम कर रही है नमामि नमामि गंगे? गंगे में यहाँ का पांचाल घाट, गंगा जी के किनारे घाट बन रहा है, बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि आने वाला भविष्य गंगा का यहाँ अरे पर बहुत कम से अच्छा कम। हो गया है। चलिए ठीक है, ये ट्रेन भी निकल गई है, मेरे भी निकलने का वक्त हो गया। अरे बिल्कुल। बचपन, इंसान कितना ही बड़ा हो जाए मगर कभी ना कभी ये बचपन और वो बचपन के दिन हमारी जिंदगी में लौटकर आते जरूर हैं। मन हो ही जाता है कि नीले काले लाल कंचों पर हाथ आजमा ही लिया जाए। और आगे स्वाद उठाऊंगा फर्रुखाबाद की फेमस दाल मोठ का, महसूस करूंगा कन्नौज के इत्र की खुशबू और टेस्ट करूंगा व्रत में खाए जाने वाले गट्टों की मिठास। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, हम स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। कभी रेत का भुना हुआ आलू तो कभी पापड़ी का चटकारा, और अब मैं जहां आ गया हूं वो भी फर्रुखाबाद की स्पेशलिटी है, दाल मोठ। हम सभी ने कभी ना कभी दाल मोठ का स्वाद चखा ही होगा, पर उनको बनते देखना एक अनुभव होता है। चालीस 45 साल पुरानी दाल मोठ की पुश्तैनी दुकान, जहां अलग अलग किस्म की दाल मोठ मिलती है। जिस तरह से फर्रुखाबाद के आलू मशहूर है, जिस तरह से फर्रुखाबाद की जरदोसी मशहूर है, उसी तरह से फर्रुखाबाद की दाल मोठ भी मशहूर है। सही कहा मैंने, है ना? बहुत मशहूर है, क्योंकि मैं जहाँ गया उन्होंने बोला कि फर्रुखाबाद जाने से पहले दाल मोठ जरूर खा के जाइएगा। तो क्या बात है जो फर्रुखाबाद की दाल मोठ को इतना पॉपुलर बनाती है? हमारे यहाँ के मसाले हैं और बनाने की तरीका जो है बनाने का तरीका है वो अलग है। तो जहाँ पे चूंकि आलू बड़ा फेमस है, आपकी दाल मोठ में आलू भी डलता है? ये पड़ता है। पड़ता है? जी हाँ। चल दिखाइए, मैंने कभी आलू के साथ दाल मोठ कभी देखी नहीं है। जी देखिए, जरा चखाइए। देखिए ये अब ये कौन कौन सी है? ये सेम का बीज है, बहुत फेमस आइटम है ये। मैंने भी बहुत सी दाल मोठ ट्राई की हैं, मगर यहाँ की दाल मोठ की बात ही कुछ अलग है। गजब आइटम है। इस दुकान पर मिलने वाली दाल मोठ की रेसिपी भी इनकी अपनी है, बहुत उम्दा टेस्ट है। और ये हुई अपनी दाल मोठ। हाँ, मज़ा आ गया। अब एक काम कीजिएगा, इतनी स्वादिष्ट है तो 3 डब्बे इन तीनों के पैक कर दीजिए। फर्रुखाबाद से मैं निकल पड़ा हूँ कन्नौज के लिए। दोनों शहरों में दूरी है लगभग 60 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर। खुशबू से सरोबार है ये शहर तेरा, गलियां चौराहे और ये मन तेरा। कन्नौज, अ परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, खुशबू का शहर। यहां आते ही मैं सबसे पहले इत्र की खुशबू को महसूस करने पहुंच गया एक इत्र की पुरानी दुकान पर। हर मंजर में खुशबू है, महकी सी फिजा है, महके महके से लोग हैं। गौर कीजिएगा, मैंने बहके बहके नहीं कहा, महके महके से लोग हैं। ये शहर इत्र की खुशबू में बसा है। वाह वाह वाह। जी हाँ, ये मेरा लिखा हुआ शेर है। अब ये मेरा हुनर है या इत्र का असर है, ये मैं नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि कन्नौज राजधानी है खुशबू की? जी हाँ, सही सुना आपने। कन्नौज इज ऑल्सो नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया।
यहाँ अलग अलग किस्म के इत्र बनते हैं, अलग अलग किस्म के परफ्यूम्स बनते हैं और देश विदेश में भेजे जाते हैं। तो सही कहा मैंने सर, इस छोटे से शहर की पहुंच दुनिया भर में है। जी सर। है ना? अच्छा, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन मेरा, इत्र और परफ्यूम में क्या फ़र्क होता है? इत्र और परफ्यूम में सबसे बड़ा फ़र्क ये है सर, इत्र नेचुरल है जी, जो जिसका सोर्स है कहीं ना कहीं या तो फूल के रूप में हमको मिल रहा है, जी। या लकड़ी के रूप में आ रहा है, या मिट्टी के भी रूप में आ रहा है, या मिट्टी का भी इत्र बनता है। मिट्टी का इत्र बनता जी, है? मिट्टी का इत्र जो बरसात के बाद एक सौंधी सी महक आती है जमीन हाँ। से, हमने वो भी कैद कर ली है। तो बेसिकली नेचुरल चीज़ों से जो हाँ, जो बनते हैं। और जो परफ्यूम्स रहते हैं ये हमने कुछ केमिकल्स को मिला के एक खुशबू डेवलप की है, हाँ, वो परफ्यूम्स हैं। वो अल्कोहल बेस्ड भी होते जी। हैं और अतर फॉर्म में भी होते हैं, ऑयल बेस्ड। तो अब देखते हैं ये जानने के बाद कितने लोग परफ्यूम से अतर की तरफ आते हैं। यहाँ जो इत्र देखे उसके बारे में जाना तो मेरी नॉलेज में तो काफी इजाफा हुआ। सौंधी सौंधी सी है एक्चुअल में। और आज ये भी समझ में आया कि इत्र और परफ्यूम में क्या फर्क होता है। फूलों से, मिट्टी से, जड़ी बूटियों से और हर उस चीज से जिसमें खुशबू होती है यहाँ इत्र बनाया जाता है और उसे देश विदेश में भेजा जाता है। मैं सोच रहा था कि इत्र की फैक्ट्री में कोई लैब होगी, व्हाइट कोट पहनकर कारीगर उसमें इत्र बनाते होंगे, पर यह दुनिया तो एकदम सादी दुनिया है। तो क्या सोच रहे हैं आप, एक डिस्टिलरी कैसी होगी? जैसा आप सोच रहे हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं। ये है हमारे देश की 150 साल पुरानी स्वदेशी डिस्टिलरी, जहां पर आज भी इत्र बनता है और बहुत ही कामयाबी से बनता है। सही कहा मैंने सर? बिल्कुल सही। 150 साल पुरानी? 150 से भी जाओ क्या? 150 साल से भी पुरानी। तो अब ये बताएं कि 150 साल से एक ही तरीका तो आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगा नहीं समय के साथ हम बदलना चाहिए? नहीं, इसमें जो परफ्यूम जो हम लोग बनाते हैं कन्नौज का इत्र है जी, वो इससे बेटर बन ही नहीं सकता। तो करीब से देखें एक बार कि बनाते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डालते हैं फूल। जी, फूल डालने के बाद इसको मट्टी से बंद कर देते हैं उस पर। हाँ। और इसको सील कर देते हैं मट्टी से। नीचे से उसमें आग बारते हैं। जी, आग बारने के बाद जब ये पानी गर्म होता है तो खुशबू, भाप की खुशबू, हाँ। फूल की खुशबू लेकर ये उड़ता है। ये जो बना हुआ पाइप, जी, ये बम्बू पाइप है। जी, पाइप के साथ इसमें भाप बनकर इसमें कलेक्ट होता है। इसमें हमारा ऑयल पड़ा रहता है भपका के अंदर। जी। इसमें जो स्टीम आती है वो खुशबू ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है। तो कौन सा ऑयल होता है इसके अंदर? इसमें संदल ऑयल। अच्छा। संदल ऑयल है और लिक्विड पैराफिन, अलग अलग हैं, दो अलग-अलग तरीके, जिनमें ऑर्डरलेस होते हैं ये। जी, तो ये कितने देर तक ये इसको प्रोसेस लगभग 5-6 घंटे चलते हैं। ये हमारे जो प्रोसेस होता है वो इसके कितना फूल लगा है किसी ऑयल के ऊपर, उसी हिसाब कीमत के उसके साथ कीमत बढ़ती रहती है। अच्छा, अच्छा। छप्पर के नीचे कॉपर और तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में बन रहा है यहाँ कन्नौज का मशहूर बेस्ट क्वालिटी का इत्र। कहते हैं किसी शहर को देखना हो तो उसकी गलियों में चलो, वहां के लोगों से मिलो, उनसे बातें करो और महसूस करो उनकी खुशबू को। इत्र की खुशबू से निकलकर अब मैं गट्टे की महक को ढूंढने निकल पड़ा हूं। सुना था कि कन्नौज जाओ और गट्टे ना खाओ तो बात कुछ ऐसी ही होगी कि आगरा गए और पेठा ना चखा। जब मुझसे किसी ने कहा कि गट्टे जरूर खा के जाइएगा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा तो राजस्थान में गट्टे कन्नौज में या कर रहे हैं, जाके पता करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये हमारे राजस्थान वाले गट्टे नहीं है, ये कन्नौज के गट्टे हैं जी, है ना। और ये कन्नौज के गट्टे जो हैं ये अलग किस्म के, हम तो इसे पतासे बोलते हैं। बताशे गट्टे कौन से? गट्टा उठाइए, गट्टा ये होगा। गट्टा ये हुआ, ये तो पट्टे लग रहे हैं, पर नाम गट्टे हैं देखिए इसके। ये किस चीज़ के बने हैं? अरे वाह, इसमें ये- तो बहुत कुछ है। इसमें चीनी, काजू, किशमिश, इलायची, केवड़ा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी और गुलाब अतर। What is it? कलावती गट्टे की मशहूर दुकान, और स्वाद की तो बात ही क्या। इसीलिए तो थोड़ा खाया और बहुत बंधवाया। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ बिखरी यादें, कुछ इतिहास के पलटते पन्ने और कुछ वो अतीत की महक। कन्नौज की मिट्टी में भी एक इतिहास दबा है, कुछ कहानियां दफन हैं। जहानिया मस्जिद, कहा जाता है बादशाह हुमायूं ने
इसे बनवाना शुरू किया था पर अधूरा रह गया। पृथ्वीराज चौहान हो या जयचंद, बहुत सी कहानियां हैं इस कन्नौज की मिट्टी में। कभी आइए और कान लगाकर सुनने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर सुनाई देगा। सफर का आगाज भी होता है तो उसका अंत भी होता ही है। एक बार फिर भर लिया है गंगा जल मैंने, फिर बहूंगा तेरी धारा के संग, बस यही प्रण लिया है मैंने। तो फर्रुखाबाद और कन्नौज घूमकर बहुत मजा आया। ये शहर सिर्फ नाम के छोटे होते हैं पर यहाँ के लोग बहुत बड़े होते हैं। अब फर्रुखाबाद के उस किसान अनुज को ही ले लीजिए, कितने प्यार से मुझे अपना खेत दिखाया, अलग अलग पकवान खिलाए। लेकिन अनुज से मिलने के बाद जानते हैं क्या हुआ? मेरे मन में एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि इस गंगा पर सिर्फ हमारी आस्था निर्भर नहीं है। इस गंगा पर अनुज जैसे लाखों करोड़ों किसानों की आजीविका भी निर्भर है। ये गंगा सिर्फ धर्म पालकों की कर्ता धर्ता नहीं है, बल्कि हमारे देश के किसानों की रोजी रोटी भी है। इसलिए इस पानी को बचाना और सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना सिर्फ सरकार का मिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। और ये बात हमें सिस्टम बताए, उससे कहीं ज़्यादा ये बात हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। ये बेशकीमती पानी हमें बिना किसी कीमत के मिलता है ना, इसलिए शायद हम इसकी कदर थोड़ी कम करते हैं। लेकिन जिस दिन ये पानी संकट में पड़ेगा, जिस दिन इसकी गरिमा संकट में पड़ेगी, तब हमें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बस यही ख्याल मन में आया। अब इस पर विचार करना या ना करना ये तो आप पर निर्भर करता है। बाकी मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए।